हर चीज़ की एक ट्रिक होती है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे आपको ये लर्न रहेगा एग्ज़ाम में कि इस स्टेप के बाद कौन-सी स्टेप है। तो चलो गैदरिंग एनालिसिस, मार्केट प्लानिंग, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, फिर हमने स्टैंडर्डाइज़ेशन करी, ग्रेडिंग करी, फिर उसके बाद हमने 5th स्टेप में क्या किया था? हाँ, फिर हमने पैकेजिंग एंड लेबलिंग की। अब हम पैकेज और लेबल के बाद उसे एक ब्रांड नेम देते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, उसे एक जेनेरिक नेम देते हैं उस प्रोडक्ट को। फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम अपना मार्केटिंग चैप्टर करने वाले हैं और मैंने इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपके लिए स्पेशली एग्जांपल के थ्रू आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग समझाया है। एक शूज़ का एग्जांपल लेते हो। आई होप वो आपको एग्जांपल हेल्पफुल हो उसको लर्न करने के लिए। ठीक है ना, वो एक ट्रिक है कि आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लर्न हो जाए। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर 11 मार्क्स का है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पार्ट बी बुक का। सो इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना। और ये पार्ट 1 है। इसमें इस वीडियो में आपको मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग से पूरा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तब आपको इस वीडियो में अवेलेबल मिलेगा, पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, और पार्ट 2 में हम उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। आई होप आपको अभी तक सब क्लियर होगा। सो दिस इज आर मार्केटिंग चैप्टर। ये चैप्टर आपका 11 मार्क्स का है। प्लीज़ अपने बुक में मार्क कर लेना, 11 मार्क्स का है। और इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि डेफिनेशन कहाँ है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो डेफिनेशन डायरेक्टली ऐसे बुक में नहीं है, एक बॉक्स के अंदर है। ये है वो बॉक्स, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। जो फर्स्ट लाइन है, इन द ट्रेडिशन से लेके पूरा, इन द ट्रेडिशन से नहीं लिखना, द टर्म मार्केट रिफर्स, यहाँ से लेके सर्विसेज तक आपका डेफिनेशन है मार्केटिंग का। ठीक है, सेकंड लाइन यहाँ देखो जो मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में कैसे। आप ये भी लिख सकते हो पेपर में, लेकिन जो ऊपर मैंने पहले हाईलाइट किया है आप उसको लिखना। और ये जो एग्जांपल अभी अभी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पे आते हैं और वो है अपना फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके पेपर में टोटल 4 मार्क्स का आता है। मैं स्टार बना रही हूँ यहाँ पे। ओके, आपको बिल्कुल याद रखना है कि फीचर्स ऑफ मार्केटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम देखते हैं अपने कीवर्ड्स को। ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कीवर्ड है इसमें। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। द प्रोसेस से लेके एंड वांट तक आपका फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद द प्राइमरी रीजन से लेके नीड्स और वांट्स तक सेकंड पॉइंट है आपका। देखो मैं मार्क कर रही हूँ कहाँ से कहाँ तक। ओके, तो थर्ड है आपका द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन तक। ये आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट है। ओके, देखो मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप इसको अपने बुक में मार्क कर लेना। ओके, अब चलो, अब नेक्स्ट इधर साइड पे आओगे आप, तो देखो वहाँ भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सेटिस्फायर्स ऑफ नीड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप ऐसे वर्ड देखो ना एमसीक्यू में, तो आप समझ जाना अगर वो फीचर्स से रिलेटेड है कि वो नीड्स एंड वांट्स की बात कर रहा है फीचर्स में। ओके, चलो अब ऊपर की जो लाइन है आपकी, नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बींग्स से लेके पूरा सेटिस्फायर्स ऑफ नीड तक, ये भी आपका एक पॉइंट है। ठीक है, आप ये चारों पॉइंट अपने पेपर में लिख सकते हो। दिस इज योर पॉइंट 4। ओके, ये चारों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीड्स एंड वांट्स में। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। देखो ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये आपकी कीवर्ड से कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको लर्न करना होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। चलो अपने नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफर। इसमें जो आपका कीवर्ड है वो है मार्केट ऑफरिंग। मार्केट क्या है? ऑफर्स। ऑफर्स रिफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये पूरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाया है। चलो अब ये देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, अ गुड मार्केट ऑफर इज द वन विच इज डेवलप्ड आफ्टर, ये आपकी बोर्ड लाइन है। ठीक है ना, मैं वापस से अंडरलाइन कर रही हूँ। देखो ये जो येलो से मैंने अंडरलाइन किया, दिस इज योर बोर्ड लाइन। मेंशन कर लेना इसको आप अपने बुक में, और मैं यहाँ स्टार भी बना दे रही हूँ आप लोगों के लिए। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, कस्टमर वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं, अ प्रोड्यूसर विल बी परचेज ओनली इफ द परसीव टू बी गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मार्केट, ये आपका कीवर्ड है। और नीचे जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये दोनों ही लाइन आपकी कीवर्ड्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पॉइंट्स कैसे लिखना है। देखो ये आपका द प्रोसेस से लेके बायर एंड सेलर तक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फिर द बायर से लेके आपका पूरा इट्स कॉस्ट तक थर्ड, सेकेंड है। और अ प्रोड्यूसर से लेके फॉर द मनी तक थर्ड पॉइंट है ये आपका। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये लास्ट आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कीवर्ड्स के साथ साथ पॉइंट्स भी, तो आप अपने बुक में उसको अच्छे से मार्क कर लेना। मैं यहाँ आपके लिए अलग अलग कलर से हाईलाइट भी कर दे रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और प्लीज़ ये येलो वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आपके कीवर्ड्स है, आप उसको एज अ कीवर्ड मतलब अपने किसी एक अलग हाईलाइटर से ही हाईलाइट करना अपने एनसीईआरटी में। फोर्थ है आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब इसमें द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग कंसिडरेटेड।
ठीक है, वैल्यूएबल बाय द पीपल, ये आपका मेन है। और ये एक्सचेंज क्या है ना, ये उसकी डेफिनेशन है। एक्सचेंज रिफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर, ठीक है, टू ऑब्टेन अ डिजायरेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम समवन। अभी एक्सचेंज मैकेनिज्म में देखो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग से लेके एक्सचेंज तक। और ये आपका सेकंड पॉइंट है, और मैंने यहाँ स्टार बनाया क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन है। आप इसको सबसे पहले लिख सकते हो जब भी आप एक्सचेंज मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हो। तो अब देखो, एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है ना कि कभी भी आपको अगर एक्सचेंज फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये आपको केस बेस में आ सकता है कि कभी भी जब भी कोई भी एक्सचेंज होता है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया है, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बायर और सेलर का। सभी जो पार्टी है वो, जैसे द सेलर ऑफर्स अ प्रोडक्ट एंड द बायर ऑफर्स मनी, फिर ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये भी बहुत सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट, दोनों ही पार्टी को ये फ्रीडम है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट। वैसे ही पॉइंट 5 भी है। ये पूरे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मार्क कर लेना अपने बुक में। ये आता है केस बेस में, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं अपने चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आपको सब समझ आ रहा होगा। अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे हाईलाइट करवाती हूँ, प्लीज़ उसे हाईलाइट कर लेना। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन का मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको आगे मैं मार्केटिंग फंक्शन एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने स्टार मार्क लगाया है, प्लीज़ आप इसको अपने बुक में स्टार मार्क लगा लेना। और जो फोकस होता है ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है अचीविंग डिजायरेबल एक्सचेंज आउटकम्स विद द टारगेट मार्केट्स में, ठीक है ना। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। और ये जो मैं पिंक से कर रही हूँ पूरा आपके लिए हाईलाइट, उसे वो अपने बुक में हाईलाइट कर लेना। देखो ये पूरी जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एमसीक्यू में आ जाती है। और फिर आपको बताना होता है कि क्या है, मतलब 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उसका आंसर होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ओके। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं नीचे आपके पास कि क्या क्या प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, ये सारी ही प्रोसेस आपको लर्न करनी होंगी। सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है आपके लिए कि मैं आपको कोई ट्रिक बताऊँ, क्योंकि लर्न तो करना ही होगा। वैसे फंक्शंस में भी कोई ट्रिक नहीं है, बट मैंने उसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में एग्जांपल के थ्रू लिखते हो तो आपको और अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और जो मैंने एग्जांपल लिखा है आप उसको भी लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है आपके लिए मार्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम्पल आता है केस बेस में, कभी कभी आ जाता है, तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट से आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलोसफीज को थिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट थिंकिंग या फिलोसफीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, 4 नहीं होते 5 होते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, सोशल एंड मार्केट वेलफेयर। ये चारों ही पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन का, ठीक है। देखो इसमें जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये आपका आएगा कहाँ पे, मैं अभी आपको मार्क करके बताती हूँ। ये वाली लाइन, इट इज़ अ बिलीव दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग एज लार्ज स्केल देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी लाइन, इट वॉज ऑल्सो अज्यूम दैट, ये लाइन आपका कीवर्ड है, अज्यूम दैट कंज्यूमर वुड फेवर दोज प्रोडक्ट्स विच वर वाइडली अवेलेबल एट अ अफोर्डेबल प्राइस। हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ सस्ती होती है ना हम ज़्यादा उसको खरीदते हैं, ऐसा अपना बजट फ्रेंडली होती है क्योंकि वो। और ये जो चीज़ है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये दो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, आपको ये पेपर में लिख के ही आना है, ये दो वर्ड्स जो मैंने अभी ब्लैक से अंडरलाइन किया है और पिंक से हाईलाइट किया है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपकी बुक में आगे एक टेबल भी है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी अभी। चलो पहले ये देखो, लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को नॉट इंश्योर इंक्रीज से। कभी भी देखो क्या होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, कभी भी जब कम प्राइस का होता है ना, इंश्योर नहीं करता है कि वो आपकी सेल बढ़ाएगा ही। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रोडक्ट विच आर सुपीरियर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया है, जो सुपीरियर हो क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, उनका फीचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फोकस क्या होता है अपना, टू ब्रिंगिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी में बहुत अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट। आप जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब आप कुछ लेने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने जाते हो, आप उसकी क्वालिटी देखते हो, उसके फीचर्स देखते हो कि वो आपको कौन सा क्वालिटी आपको पसंद आता है। और इसमें देखो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपको ऐसे बॉक्स में बता रही हूँ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है आपका मेन कीवर्ड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। और आपका प्रोडक्शन में क्या मेन था, वो था एट अ लार्ज स्केल। देखो मैं अभी आपको फिर मार्क करके बताती हूँ यहाँ पे, बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल, ठीक है ना। ये आपका मेन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मेन कीवर्ड्स क्या है। और अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कीवर्ड में, ठीक है। चलो अब हम थर्ड पे आते हैं, द सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो
दो आपको समझ में आ गया ना। अब चलो थर्ड पे आते हैं हम, द सेलिंग कॉन्सेप्ट पे। इसमें क्या होता है, सी नाउ योर कीवर्ड्स आर, देखो अच्छे से मार्क करना है इसको अपने बुक में, ओके। मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। सेलिंग कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी डिड नॉट इंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वाइव कराए और ग्रोथ कराए फर्म की, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट बेचते हैं इसी वजह से। तो इसका मेन कीवर्ड क्या है, इट वॉज अज्यूम दैट कंज्यूमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू सो। ठीक है, और इसमें मेन कीवर्ड क्या है का, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल। ये आपका मेन कीवर्ड है। ये जो मैंने ब्लैक से बॉक्स बनाया और अंडरलाइन कराया, ये पूरा जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका मेन कीवर्ड है। ओके, अपने बुक में इसको मार्क कर लेना आप। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम अपना। इतना ही, उसके पहले देखो मार्क करो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड, सेकंड और थर्ड पॉइंट ही ये जो है ये आपका कीवर्ड है। ठीक है ना, वो ऊपर वाला तो आप पहले आप सेकंड थर्ड पॉइंट लिखना, उसके बाद फर्स्ट भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपके पास। ठीक है ना, इस बात को आप समझो। अब देखो यहाँ भी एक लाइन है, द फोकस, इसका फोकस का आता है। फोकस वाली जितनी भी लाइनें हैं ना बुक में, आप उसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना। ये फोर्थ पॉइंट जो है, फोकस कहाँ होता है, सेलिंग का, एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ है, विथ अ व्यू टू परस्यूट। ये जो चीज़ें हैं ना फोकस वाली, वो आपको लिखनी होंगी, क्योंकि अभी आगे टेबल में देखना स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स क्या है, फोकस कहाँ पे है, ये सारी पांचों चीज़ों की आपको आता है। कभी कभी पेपर में 1 मार्क में ही आता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका फोकस क्या है। यहाँ पे देखो मैं फोकस सबको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ जो भी मैं बॉक्स में आपको दे रही हूँ, जो मैं ब्लैक से अंडरलाइन कर रही हूँ, फोकस वाली चीज़ें सारी आप लिखना अपने एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, अब आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो सबसे पहले इसका जो फोकस होता है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड। कंज्यूमर्स नीड जो है ना, ये आपका मेन कीवर्ड है यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक है ना, मार्केट में अगर आप कंज्यूमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं रखोगे तो आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं परचेज करेगा। ठीक है, इसका मेन कीवर्ड देखो, जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया, इट हाईलाइट किया, इट कंज्यूम्स एट द लॉन्ग रन ऑफ एन ऑपरेशन। ये पूरा यहाँ से लेकर इफेक्टिव वे तक आपका कीवर्ड है। ठीक है, और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, एक तो कंज्यूमर्स नीड, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये दोनों ही चीज़ आपकी कीवर्ड है यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, देखो उसका फोकस हमने सबसे ऊपर फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने आपको बता दिया, सेकंड पॉइंट में आपका कीवर्ड, और ये जो थर्ड था लिख लो आप इसको, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे टर्म्स वर्ड्स यूज़ करने होंगे पेपर में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आप नहीं यूज़ करोगे कीवर्ड्स तो फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, इसको पढ़ लेना खुद से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस विथ व्हाट फीचर्स एंड एट व्हाट प्राइस शैल इट बी सोल्ड। ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आती है। कभी एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क में, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इतना ध्यान रखना, आप कुछ भी गलत करके नहीं आ सकते हो। अब देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो बेस्ड होते हैं कुछ पिलर्स पे, और वो टोटल 5 होते हैं पिलर्स। तो सबसे पहले जो होता है हमारा पिलर, अभी देखो अपने साइड में ही लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाला, ये सेकंड वाला, थर्ड और ये फोर्थ वाला, फिफ्थ, ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको लाइन टू लाइन लिख के आना होगा, एनसीईआरटी की लाइन, अगर नहीं लिखोगे तो फिर नहीं मिलेगा। फोकस कहाँ होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, मैंने बताया कंज्यूमर नीड का और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का। देखो दोनों ही वर्ड इसमें यहाँ पे लिखा है, टू बिकम द मैक्सिमम अचीविंग द फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये देखो आप, मैं स्पेशली आपके लिए इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए। जो हमारा है ये फिलॉसफीज और बेसिस है, ये कभी ऐसे ये टेबल नहीं आती है, कभी ये आपसे पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन्स और एंड्स क्या है इन आपके पांचों का, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन का कहाँ से होता है, फैक्ट्री से होता है, प्रोडक्ट का भी फैक्ट्री से, सेलिंग का भी, मार्केट कॉन्सेप्ट का मार्केट से होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और सोशल कॉन्सेप्ट का मार्केट और सोशल, अभी आपने सोशल नहीं पढ़ा है, वो इसके बाद है, वो मार्केट एंड सोशल से होता है। मेन फोकस और एंड्स और मेन से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली पेपर में आपको 1 मार्क में केस बेस में मेन फोकस और एंड्स ही पूछते हैं। मेन फोकस कहाँ होता है, प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितनी होती है, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी होता है, सेलिंग पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग का कंज्यूमर की नीड, और देखो सोशल में ना कंज्यूमर की नीड भी होती है और सोशल वेल्थ बीइंग भी होती है। मीन्स क्या होता है प्रोडक्शन का, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मैंने ऊपर बताया भी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स के लिए, सेलिंग का सेलिंग एंड प्रमोशन, मार्केट का इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और सोशल कॉन्सेप्ट का ही देखो, मार्केटिंग और सोशल कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत सिमिलर होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सोसाइटल में क्या होता है ना, उसके लिए आपका जो सोसाइटी एंड वेलबींग के लिए भी होता है। ठीक है, और एंड्स देखो क्या होते हैं, प्रोडक्शन का जो एंड होता है ना, एंड्स मतलब प्रॉफिट किस थ्रू होता है आपको। ठीक है, प्रॉफिट थ्रू, देखो दिख नहीं रहा हो, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, प्रॉफिट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन,
प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी से प्रॉफिट होगा आपको, सेलिंग के लिए आपको सेल वॉल्यूम से होगा, मार्केट के लिए आपको कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से होगा, और सोसाइटी के लिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपका एक और चीज़ से होता है, वो नीचे यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। मतलब सोशल वेलबींग से होता है। ओके, आई होप आपको अभी तक इस पूरा समझ में आएगा। ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, और मेन फोकस एंड्स लर्न करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर से होता है। चलो अब हम करते हैं अपना सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये आपका 5th है। ओके, मैंने बोला था वो नीचे है, 4 आपने 4 ऊपर कर लिए थे, अभी ये नीचे है। देखो इसका जो मेन कीवर्ड है, ये मैं येलो से अंडरलाइन कर रही हूँ आपके लिए। जो कॉन्सेप्ट जो होल्ड करता है, टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट एंड डिलीवर द डिजायरेबल सेटिस्फैक्शन इन इफेक्टिव वे। ये सब पूरा लेके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तक ये पूरा ही आपका एक कीवर्ड है। आप इसको 2-3 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, उसी में कोई आपको चिंता की बात नहीं कि एक ही पॉइंट में लिखना है। एक पॉइंट में लिखोगे तो क्या होता है ना, जो एग्जामिनर होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ट्राई करना कि 2-3 पॉइंट में लिखो, ठीक है। अभी मैं आपको देखो, सोशल वेलफेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये आपका कीवर्ड है, ये भी आपका कीवर्ड है जो येलो से किया है। लेकिन सोशल वेलफेयर ज़्यादा मेन होता है। मैंने अभी ऊपर बताया ना, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होता है और सोशल वेलफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सोशल वेलफेयर ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने अभी दिया आपको ऊपर सारे। चलो अभी इतना पूरा आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केट, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में ये दिया हुआ है फंक्शंस क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने वाली हूँ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। एक हम लोग शूज़ का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन कभी भी आप इसको एज अ बायर मत लर्न करना, ठीक है। और देखो हर चीज़ की एक ट्रिक होती है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे आपको ये लर्न रहेगा एग्जाम में, कि इस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप है। तो चलो देखो, सबसे पहले है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। इसमें जैसे अगर आप मार्केट में हो, ठीक है ना, तो आपने क्या देखा कि लोगों को स्टाइलिश, कंफर्टेबल और ड्यूरेबल शूज़ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, शूज़ के लिए आप कुछ सोचना चालू करोगे कि जो हमारे बायर्स हैं उन्हें कैसे शूज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मार्केट प्लानिंग। इसमें जो कंपनी होती है ना, वो प्लान करती है प्राइस, टारगेट करती है एक एज ग्रुप को। मतलब जैसे आजकल के यंगस्टर्स को शूज़ में लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी से रिलेटेड। और फिर आता है आपका थर्ड, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आपका मार्केट प्लानिंग भी हो जाता है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप शूज़ पे वर्क करने वाले हो, तब आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो। साइड में फ़ोटो देखो शूज़ की लगी हुई है, वहाँ पे आप उसका कलर, सोल कितना कंफर्टेबल रखना है, कैसा रखना है, वो आप डिसाइड करते हो, ठीक है। फोर्थ आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसमें आप क्या मेंटेन करते हो, क्वालिटी और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के शूज़ जो आप अपने बायर्स को देने वाले हो, उनके लिए अवेलेबल करने वाले हो। जैसे देखो मैंने अपने साइड में पिक्चर लगाई है 36, 38, 40, 42, समझे आप? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। हम सोचते हैं व्यूज़ और ओपिनियंस को देख के कि जो हमारे बायर्स हैं उन्हें इस समय क्या चाहिए होगा, ठीक है, एज़ अ बायर के थ्रू, ठीक है। मतलब हम नहीं सोचते हैं, जो डिमांड रहती है। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग प्लानिंग। उसमें क्या करते हो आप, उसमें आप जो आपने जो भी प्रोडक्ट चूज़ किया उसका प्राइस टारगेट करते हो एक ग्रुप को, ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। जैसे शूज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स 3000 से 5000 में, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उसका डेवलपमेंट भी करते हैं। उसको डिज़ाइन नहीं देंगे तो फिर कोई भी अट्रैक्ट कैसे होगा उससे, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग आती है, जिसमें आप क्वालिटी और डिफरेंट साइजेस प्रोवाइड करते हो अपने बायर्स को। तो ऐसे लर्न करना शूज़ के एग्जाम्पल से। सबसे पहले हमने व्यूज़ एंड ओपिनियन के हिसाब से गैदरिंग और एनालिसिस करी है, दूसरे में हमने मार्केट प्लानिंग करी है, थर्ड में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करी है और डेवलपमेंट करा है, और फोर्थ में हमने स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करा है, ठीक है। आई होप आपको ये चारों के चारों स्टेप्स अभी तक के क्लियर होंगे। चलो अब 5th स्टेप पे आते हैं। स्टेप क्या है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हमने अभी तक जो प्रोडक्ट था बना लिया, उसको डिज़ाइन कर लिया उसको, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट को पैकेजिंग एंड लेबलिंग में लेके आते हैं। पैकेज में हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं, एंड लेबलिंग में हम लेबल वगैरह इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डालते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है, ठीक है। आगे और आपको मैं एनसीईआरटी की लाइन्स भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये लर्न कराने के लिए, समझ में आ जाए आपको, इसलिए एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। पैकेजिंग में हम अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, कि अच्छा लगे, और लेबलिंग में हम सारी डिटेल्स देते हैं। जैसे एग्जांपल में ब्रांड नेम, साइज़, एमआरपी, ये सारी चीज़ आपकी लेबलिंग में आती है। ये एमआरपी वाली सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हम अपना देना चाहते हैं अपने बायर को, ठीक है ना। तो सबसे पहली स्टेप हुई आपकी ग्रेडिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, एंड फिफ्थ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। चलो अब हम लोग 6th स्टेप पे चलते हैं।
तो हमारा सिक्स्थ है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देते हो, ब्रांड नेम देते हो उसको, ब्रांड आइडेंटिटी। जैसे एडिडास है, पूमा है, देखो मैंने साइड में पिक्चर लगाई है, ये जो शूज़ की है एडिडास के शूज़ है, ऊपर लिखे हुए हैं वैसे। फिर सेवेंथ में आता है आपका कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई गुड्स एक्सचेंज करना है, रिटर्न करना है वारंटी के लिए, तो जैसे हम एग्जाम्पल में मैंने नीचे लिखा है साइज एक्सचेंज विद इन 7 डेज, ये आपका आता है कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज में। साइड में पिक्चर है, देखो आप अच्छे से ध्यान से समझे ना आप लर्न, आई थिंक आपको अभी तक इतना तो लर्न ही हुआ होगा कि सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को गैदरिंग एनालिसिस, मार्केट प्लानिंग, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, फिर हमने स्टैंडर्डाइजेशन करी, ग्रेडिंग करी, फिर उसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप में क्या किया था, हाँ, फिर हमने पैकेजिंग एंड लेबलिंग की। अब हम पैकेज और लेबल के बाद उसे एक ब्रांड नेम देते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, उसे एक जेनरिक नेम देते हैं उस प्रोडक्ट को। फिर हम, अगर हमें कोई मान लो एक्सचेंज कराना है, रिटर्न कराना है, कोई दिक्कत है, तो हम कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज पे जाके ये प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग 8 स्टेप को लर्न करेंगे। ओके, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड नेम दे दिया हमने उसका, कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज पे भी हो गया। अब प्राइस, जैसे शूज़ का है $79.99, ठीक है? ये हम एक अपने जो फिक्स सूटेबल प्राइस रखते हैं हम अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का रखते हैं, ठीक है? अपने ब्रांड का, ब्रांड के हिसाब से ही सबके प्राइसेस सेट होते हैं। जैसे आप जाओगे, प्रीमियम गुड्स है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, बजट फ्रेंडली की थोड़ी कम होती है, तो ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। उसके बाद हम प्रमोशन भी करते हैं। प्रमोशन 9 स्टेप क्यों है, देखो प्रमोशन में क्या होता है ना, हम एक साइड से एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। कहीं न कहीं आप कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, तो वहाँ पे आपको कभी न कभी ऐसे एडवर्टाइज़मेंट आती है शूज़ की, देखो मैंने साइड में लगा भी रखा है, ऐसे फ्लैश आता है, फ्लैश सेल 30% ऑफ, ये एडवर्टाइज़मेंट है उनकी शूज़ की, उनके प्रोडक्ट की। वो आपको ऐसे अट्रैक्ट कराना चाहते हैं कि हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल है, कुछ डिस्काउंट पे वो देते हैं। वो आपको एक प्रमोशन कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट की, कि आप उस लिंक पे क्लिक करो, जाओ, देखो, अगर आपको पसंद आएगा तो फिर आप उसको ऑर्डर भी करोगे। ठीक है? तो ये हमारी हुई 9 स्टेप प्रमोशन। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप। सो अब 10th है अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करते हैं, मेकिंग शूज़ अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, हम यहाँ पे शूज़ का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है, हम अपने शूज़ को मॉल में, लोकल स्टोर्स पे, ऑनलाइन ऐप्स पे हर जगह अवेलेबल करेंगे कि हमारे बायर्स उसे कहीं से भी बाय कर सकें। ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उसे हम फैक्ट्री से स्टोर्स पे ट्रांसपोर्ट कराते हैं कि आसानी से हमारे बायर में कोई भी बायर आपके फैक्ट्री में आके आपसे नहीं परचेज़ करेगा, वो किसी न किसी स्टोर पे ही जाके उसे परचेज़ करता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रक्स, कार्गो शिपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अपना नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। इसमें क्या होता है, जब आपके पास टाइम गैप होता है ना, जैसे मार्केट में जो आपकी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की वो थोड़ी कम हो जाती है, तो हम या ज़्यादा हो, जैसे अगर कम हो जाती है तो हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके एक सेफली जगह पे रख देते हैं कि फ्यूचर में कभी उसकी डिमांड होगी तो हम अपने वेयर हाउस से उसको निकाल के शॉप्स पे दे सकते हैं कि बायर्स को फिर वो मिल सके, ठीक है ना? तो इसीलिए हम अपना स्टोरेज और वेयर हाउस दोनों ही एक ही नाम होते हैं, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए हम अपना वेयर हाउस यूज़ करते हैं। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा सारे, ठीक है? चलो हम लोग एक बार स्टार्टिंग से करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, सब लोग साथ में रिपीट करना वीडियो देखते हुए। देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं गैदरिंग एंड एनालिसिस, फिर हम लोग मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं, शूज़ चाहिए था, मार्केट प्लान किया, क्या कैसे चल रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, डेवलपमेंट दी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर हमने स्टैंडर्डाइज़ेशन एंड ग्रेडिंग की, उसकी क्वालिटी, साइज़ के हिसाब से अपने शूज़ को बनाया अपने बायर्स को देने के लिए। उसके बाद हमने पैकेजिंग की, उसकी बनाने के बाद पैकेजिंग की, उसको पैकेट में पैक किया, उसमें लेबल लगाए, उसमें एमआरपी वगैरह लिखी, ठीक है? उसके बाद हमने ब्रांडिंग की, हमने उस प्रोडक्ट को एक नेम दिया, ब्रांड बनाया हमने। फिर हम अगर कोई दिक्कत है, एक्सचेंज है, रिटर्न है, तो कस्टमर सर्विस सपोर्ट पे आप जाके डाल सकते हो। फिर आप उसकी प्राइस फिक्स करते हो कि वो कितने का होगा, ₹89, 100, 800, 400, वो ब्रांड पे, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद हमने प्रमोशन की, थ्रू इंस्टाग्राम, ऑनलाइन ऐप्स, ये सब पे अवेलेबल होता है, तो आप प्रमोशन करते हो। उसके बाद आपने क्या की, आपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आया उसके बाद, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह अवेलेबल करना, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन पे आए, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आता है आपका स्टोरेज वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हो सेफली। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ते हैं, ओके? सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट में आपका जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रही हूँ, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर एंड टेक वेरियस डिसीजंस, ये लाइन आपकी कीवर्ड है, ठीक है? मेकिंग एन एनालिसिस, और यहाँ देखो, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना? वन ऑफ द इम्पोर्टेंस लेके फर्स्ट से है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना? चलो देखो, अब ये कहाँ से कहाँ तक है, मैं पूरा आपके लिए और अच्छे से कर देती हूँ कि आपको समझ में आए कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है, और अलग से हाईलाइट भी कर देती हूँ। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है ना, वो आपका मेन कीवर्ड है, ओके? आप अपने बुक में स्टार मार्क कर लेना कीवर्ड के लिए, ठीक है? और जहाँ भी बोर्ड लाइन्स होंगी मैं आपको बताऊँगी अभी आगे, ठीक है? तो आपको उसको बिल्कुल भी
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका एक कीवर्ड है व्यूज़ एंड ओपिनियंस करके आपको दिख रहा होगा। देखो हर चीज़ आप लर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? याद नहीं रख सकते हो, पेपर में कभी-कभी आप भूल जाते हो, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना ही होता है, भले वो कितने भी लंबे हों, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो एक और है अभी कीवर्ड्स व्यूज़ एंड ओपिनियंस, ये आपका कीवर्ड है गैदरिंग एंड एनालिसिस में। चलो, सेकंड पे आते हैं मार्केटिंग प्लानिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग प्लानिंग में जो आपका कीवर्ड है, यहाँ भी देखो मैं आपको हर चीज़ अलग-अलग से अंडरलाइन करके दूँगी। ये कीवर्ड है आपका जो ब्लू से मैं कर रही हूँ, कंप्लीट मार्केटिंग प्लानिंग कवरिंग वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये पूरी लाइन आपकी प्रोडक्ट्स तक आपका कीवर्ड है। और फिर ये देखो, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो थर्ड पे आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, डेवलपमेंट नहीं करोगे तो कोई भी कंज्यूमर सॉरी बायर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो देखो ये जो लाइन है द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट से लेके कंज्यूमर तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अ गुड डिज़ाइन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार्क कर लेना आप इसमें, ठीक है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है। जो इसमें मेन कीवर्ड है वो है प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई भी कंज़्यूमर आपके प्रोडक्ट को नहीं बाय करेगा। जिसको मैं बॉक्स में बना रही हूँ उसके ऊपर आप प्लीज़ उसको बॉक्स में बना लेना प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना? चलो, अब उसके बाद देखो जैसे मैंने बोला एक गुड जब भी किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी डिज़ाइन होती है ना, तो वो जो प्रोडक्ट होता है ना, अपने आप उसको जो हमारे बायर्स है वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगते हैं। अगर प्रोडक्ट की डिज़ाइन अच्छी है, हम लोग मोस्टली चीज़ डिज़ाइन देख के ही लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन किया गया है। फिर आता है आपका स्टैंडर्डाइज़ेशन एंड ग्रेडिंग। सबसे पहले देखो स्टैंडर्डाइज़ेशन की ये डेफिनिशन है जो मैंने अभी येलो कलर से हाइलाइट किया है आपके लिए, ठीक है ना? सबसे पहले डेफिनिशन लिखना आप स्टैंडर्डाइज़ेशन की, उसके बाद एक और पॉइंट लिखोगे आप स्टैंडर्डाइज़ेशन का, वो मैं आपको मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये पहले डेफिनिशन फिर ये पॉइंट लिखना आप स्टैंडर्डाइज़ेशन के लिए। उसके बाद आप ग्रेडिंग की डेफिनिशन लिखोगे कि ग्रेडिंग क्या होता है। वो एक प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और क्वालिटीज़ के लिए होता है, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ के अकॉर्डिंगली। अभी मैंने आपको शूज़ के एग्जांपल में बताया था। तो पहले आप स्टैंडर्डाइज़ेशन की डेफिनिशन लिखा, फिर ऊपर वाला एक पॉइंट लिखा, फिर ग्रेडिंग की डेफिनिशन, उसके बाद आपने जो मैंने नीचे वापस से ब्लू से अंडरलाइन किया है उसको लिखा, ठीक है ना? चलो मैं अभी आपको मार्क भी कर देती हूँ कहाँ से कहाँ तक ये आपके पॉइंट्स हैं। और वो जो मैंने नीचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया वो डेफिनिशन भी आपको लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। पैकेजिंग की आप देखो डेफिनिशन दी हुई है, पैकेजिंग रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। पैकेज आप डिजाइन करते हो प्रोडक्ट का। और लेबलिंग क्या होता है? रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। वो लेबल जो आप पैकेट के ऊपर लगाओगे वो होता है लेबलिंग। लेबलिंग में आप बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दोगे, इंग्रीडियंट्स क्या हैं, एमआरपी कितनी सारी चीज़ें लेबलिंग में आती हैं, ठीक है ना? ये जो मैंने पिंक से हाइलाइट किया लेबलिंग पैकेजिंग और लेबलिंग का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब फिर देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशनल टूल्स। ये है आपका प्रमोशनल टूल। ये दोनों कीवर्ड्स टर्म्स आपको अपने पैकेजिंग और लेबलिंग में कहीं भी आपको ये दिखता है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन। प्रोटेक्शन क्या देता है? पैकेजिंग, जब आप पैकेज अच्छा रहेगा ना तो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी। और प्रमोशनल टूल होता है आपका लेबलिंग से, जब बहुत ज़्यादा होता है तो। ठीक है ना? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स, कीवर्ड्स में आपको ज़रूर लिखना है। प्रोटेक्शन और प्रमोशनल टूल, ठीक है ना? चलो ये आपका पूरे पॉइंट्स हो गए, ठीक है? आप पहले डेफिनिशन लिखना पैकेजिंग, लेबलिंग और फिर ये 2 पॉइंट्स लिख देना आप, ठीक है? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बाद। उसके बाद हमारा आता है ब्रांडिंग। यहाँ एग्जांपल भी है लेज़ और अंकल चिप्स का, ये आप लिख सकते हो पैकेजिंग एंड लेबलिंग में, ठीक है? अब आता है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग एक जेनेरिक नेम होता है जो आप अपने प्रोडक्ट को देते हो। देखो जेनेरिक नेम, नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे फैन है, पेन है, ये आप एक नेम देते हो, एक जेनेरिक नेम देते हो, उसको ब्रांडिंग बोलते हो आप, ठीक है ना? जेनेरिक नेम, यहाँ मेन कीवर्ड है आपका जेनेरिक नेम, ओके? चलो अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या ब्रांडिंग नेम हेल्प करता है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में और प्रोवाइड करता है बहुत ही अच्छा मार्केट को एक बूस्ट देता है। अगर आपका प्रोडक्ट का एक नाम तो होना ही चाहिए, बिना नाम के किसी कोई भी आप प्रोडक्ट देखा है कि आपने कभी भी? नहीं ना, इसलिए ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ब्रांडिंग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो ये लाइन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये बोर्ड में आती है लाइन, एमसीक्यूज़ में आ जाएँगी आपके कि कौन-सा ऐसा है जो इंपॉर्टेंट सक्सेस के लिए यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस के लिए, तो वो ब्रांडिंग होता है आपका। ये आपकी बोर्ड की लाइन है। रिमेंबर दैट, वहाँ पे आपका ब्रांडिंग आएगा, ठीक है ना? वैसे तो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आते, एमसीक्यूज़ ही आता है, बट आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज़, टू डेवलप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज़ सच एज़ आफ्टर सेल सर्विसेज़, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, किसी को एक्सचेंज करना है, रिफंड करना है, तो उसके लिए आपके पास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज़ भी होना चाहिए, ठीक है ना? और इसका मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन होता है टू द कंज्यूमर्स, जो प्रोवाइड करता है हमारा। मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन देना चाहते हैं हम अपने कंज्यूमर्स को कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज़ में, ठीक है ना? और ऊपर भी ये लाइन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज़ बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है ना? सेल के लिए। अब उसके बाद आता है आपका प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रोडक्ट की। क्या होता है?
देखो पहले प्राइस की डेफिनेशन देखो, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रिफर्स टू दी अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट। एक वो अमाउंट की कस्टमर को पे करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, अपने पास खरीदने के लिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पूरा पिंक से अंडरलाइन कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वो आपकी प्राइस की डेफिनेशन है। और प्राइस ना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है सक्सेस और फेलियर ऑफ प्रोडक्ट की। देखो ब्रांडिंग ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस में, लेकिन जो प्राइस है ना वो आपका सक्सेस और फेलियर दोनों ही में मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रीमियम गुड्स है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी और बजट फ्रेंडली की कम। जैसे हमने शूज़ का एग्जांपल लिया, अगर कोई भी शूज़ 400 का है, तो बहुत लोग उसको परचेज़ करेंगे, लेकिन वही शूज़ अगर 4000 का है, तो बहुत कम लोग उसे परचेज़ करेंगे और ये बात आप हम सब जानते हैं। हम लोग भी जब भी मार्केट जाते हैं, कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि यार ये इतना महँगा है, प्राइस अफ़ेक्ट करता है हमें, तो हम नहीं लेते हैं, हम बजट फ्रेंडली ही लेते हैं। तो प्राइस बहुत अफ़ेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, ठीक है? कभी भी एज़ अ मार्केट के थ्रू सोचना, आप बायर के थ्रू ये सारी चीज़ें आप लर्न करोगे तो नहीं होगा। अब आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में क्या करते हैं? बेसिकली हम इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फॉर्म प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसके फीचर्स के बारे में हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को। इसका मेन जो यहाँ वर्ड है वो है परसुएडिंग देम परचेज टू बाय दिस। परसुएडिंग जहाँ भी देख लिया आपने प्रमोशन में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परसुएडिंग वर्ड जहाँ भी हो वो प्रमोशन ही होता है। प्रमोशन हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे और वहाँ पे आपके पास एडवर्टाइजमेंट आई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक, इसमें भी 4 होते हैं, ठीक है ना? एडवर्टाइजमेंट होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, पब्लिसिटी होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, ठीक है ना? ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये चारों आप पढ़ोगे, लेकिन मार्केटिंग मिक्स में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको, ठीक है ना? आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कीवर्ड्स हैं, कहाँ से कहाँ तक पॉइंट्स लिखने हैं और किस चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर सको। चलो अब आते हैं अपने 10th पे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मूव करना है गुड्स को एक अपने फैक्ट्री से अपने स्टोर्स की तरफ। देखो इसमें जो चैनल्स होते हैं ना, डिसीजन, ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका मेन है। और ये जो ए और बी पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स, स्टोरेज, वेयर हाउसेस, ये सारी चीज़ें आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है, ठीक है ना? ये जितने भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ भी आता है ना, वो आपका मेन होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। और ट्रांसपोर्टेशन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? फिजिकल मूवमेंट होता है गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक डेफिनेशन है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव देम टू द प्लेस वेयर इट इज़ नीडेड। अगर आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं करोगे तो बायर्स कैसे खरीदेंगे, कोई कंज्यूमर कैसे उसको परचेज करेगा अगर वो गुड्स ही नहीं अवेलेबल होंगे तो। और ये बोर्ड लाइन है, ये टी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड लाइन है, अपने बुक में मार्क कर लेना। ये एग्जाम्पल आता है ये टी का, ये टी प्रोड्यूस हो रही है आसाम में और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द स्टेट्स वाली, तो वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, ठीक है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में केस स्टडीज में आ सकता है बार बार आपका, ठीक है ना? उसको अच्छे से आप अंडरलाइन कर लेना कि वो आपकी एक बोर्ड की लाइन है, ठीक है? अब देखो उसके नीचे ही आपका एक है, मार्केटिंग हैज़ टू एनालाइज़ करना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन नीड्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन की होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका गुड आपके कंज्यूमर तक, बायर तक नहीं पहुँचा, तो कभी भी आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाएगा। कैसे होगा जब आप दोगे ही नहीं? फिर 12th है आपका स्टोरेज और वेयर हाउस। स्टोरेज और वेयर हाउस में देखो क्या होता है, जब एक टाइम गैप होता है ना प्रोडक्शन और रिक्रूटमेंट में गुड्स का, तब आपका यूज़ होता है, ठीक है? जो फोर्थ लाइन है आपका, यूजुअली देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन से लेके सेल और यूज़ तक, ठीक है ना? फिर मेंटेन स्मूथ फ्लो, ये क्या करता है, मेंटेन करता है स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ठीक है ना? अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गुड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, अभी उतनी डिमांड नहीं है, तो आप अपने गुड्स को वहाँ रख सकते हो, और कम है तो आप वहाँ से लेके अपने दे सकते हो स्टोर्स पे, ठीक है ना? ये बेसिकली देखो ये जो है ना सीजनल वाइज ही होते हैं, सप्लाई जो होता है सीजनल प्रोडक्ट्स में से सब होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, ये चारों ही आपके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे ये वीडियो ओवर होती है, ठीक है ना? ये आपका लास्ट था, मार्क कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मार्केटिंग मिक्स से पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।